Okay, hello guys, welcome you all. आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12 के बीएसईबी बोर्ड में पूछे जाने वाले समरी का। ये 100 मार्क की इंग्लिश बुक है। उसका चौथा पोएम को हम लोग आज एनालिसिस करेंगे समरी के माध्यम से। इसके पोएम को लाइन बाय लाइन हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिए थे। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप वहाँ से जाके इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है, इजीली समझ में आ जाएगा। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि पहले आप उसे एक बार देख लें, फिर इसके बाद इसको पढ़ेंगे तो आपको टोटल चीज़ में समझ में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो क्लास को बिना देर किए हुए हम समझते हैं आज की जो हमारे ओड टू ऑटम नाम की जो चैप्टर है हमारे सामने, उसके समरी को हम एनालिसिस करेंगे। चलिए, कह रहा है द पोएम ओड टू ऑटम। क्या कह रहा है? द पोएम ओड टू ऑटम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द ग्रेटेस्ट रोमांटिक एज पोएट। ध्यान देंगे, द ग्रेटेस्ट रोमांटिक एज पोएट। तो रोमांटिक एज के जो महानतम कवि है उनमें से एक कवि जिनका नाम है जॉन कीट्स जी। क्या नाम है? जॉन कीट्स जी। उनके द्वारा लिखा गया ये कविता ओड टू ऑटम है। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट ध्यान देंगे अगले लाइन पर। कह रहे हैं एज वी नाउ दिस पोएम, जैसे कि हम यह पोएम को जानते हैं, हालांकि यहाँ होना चाहिए एज वी नाउ अबाउट दिस पोएम। यहाँ क्या होना चाहिए? अबाउट, ABOUT। यहाँ आप लोग थोड़ा सही कर लेंगे। एज वी नाउ अबाउट दिस पोएम, ओके। एज वी नाउ अबाउट दिस पोएम, यहाँ ऐसे कर देंगे थोड़ा सा। वाज कंपोज्ड ऑन सितंबर इन 1819। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये जो कविता है वो कंपोज किया गया 1819 ईस्वी में, ओके। विच वाज पब्लिश्ड इन 1820, जिसे पब्लिश किया गया 1820 में, एक साल बाद, ठीक है ना। वो किसके अंतर्गत? ये एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि ओड टू ऑटम जो है वो किस वॉल्यूम के अंतर्गत पब्लिश किया गया, ये याद रखिएगा। तो लामिया वॉल्यूम था जिसके अंतर्गत ओड टू ऑटम को पब्लिश किया गया, ठीक है। दिस पोएम इज फुल ऑफ पोइटिक फीचर्स एज सेंसुअसनेस, पिक्टोरियल क्वालिटी एंड ब्यूटी ऑफ द नेचर। ध्यान देंगे, देखिए हमने आपको बताए थे पिछले क्लास में कि जॉन कीट्स जी जो प्रकृति के लवर थे, बहुत बड़े लवर थे। इनको हम लोग कहते हैं ही वाज कॉल्ड द प्रीस्ट ऑफ द ब्यूटी। इन्हें सुंदरता का पुजारी कहा गया। अगर आपको याद होगा तो इनके कविताओं का दो लाइन, एक तो कविता जो था जिनको वर्ड्सवर्थ जी ने अप्रिशिएट किए वो था एंडीमियन, जिस कविता का लाइन था अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। जबकि आपने एक और भी देखा होगा ओड ऑन ग्रीसियन अर्न, जिसका लाइन हमने आपको बताया भी था। उसमें लाइन था अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय, सॉरी लाइन था आपका ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, ऐसे करके वो लाइन था। हमने ये भी लिखा दिया। कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और जानकारी के लिए हम सीखते हैं इसको बढ़िया से तो और बेहतर होगा। सिर्फ हम एग्जाम के पर्पज से ही नहीं, अपितु जीवन में भी इसकी क्या कुछ महत्व है, इसको भी सीखना चाहिए। खैर, कम टू द पॉइंट इज दैट कि दिस पोएम इज फुल ऑफ पोइटिक फीचर्स। पोइटिक फीचर्स जानते हैं? ध्यान देंगे, पोइटिक फीचर्स क्या होता है थोड़ा ये समझ लेते हैं। पोइटिक फीचर्स की जब भी आप बात करेंगे तो पोइटिक मतलब क्या होता है? पोइटिक मतलब पोइट्रेट करना, किसी के बारे में, नो चित्रकारी। पोइट्रेट मीन्स कविता को गढ़ना। उस कविता को गढ़ने में शब्दों की भंडार होनी चाहिए आपके पास, उसकी राइम स्किल होनी चाहिए, कहाँ पर कौन से शब्द फिट बैठेगा, कहाँ उतार है, क्या चढ़ाव है, स्लैब है, इन सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। जिसमें फिगर ऑफ स्पीच मस्ट हो जाता है। फिगर ऑफ स्पीच बहुत जरूरी हो जाता है, एसेंशियल पॉइंट हो जाता है। कई सारे कवि तो ऐसे हैं जिन्होंने फिगर ऑफ स्पीच को ही प्रयोग कर करके सुंदर से सुंदर ढंग की कविताएं रच दी। जैसे कि अगर आप पढ़ेंगे सोनेट्स के बारे में, सोनेट्स देखेंगे, द पोएम विच हैज बीन रिटन इन 14 लाइन्स ओनली। इसे सिर्फ और सिर्फ 14 लाइन में लिखा जाता है। वो चीज़ शॉर्ट स्टेंजाज का लाइन होता है। कितना सुंदर लगता है, ब्यूटीफुल रहता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से उसे बोलते हैं पोइटिक फीचर्स, जिसमें खास करके जब जॉन कीट्स की जो पोइटिक फीचर्स हैं, इनके पोइटिक फीचर्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? सेंसुअसनेस, पिक्टोरियल क्वालिटी एंड ब्यूटी ऑफ द नेचर। ध्यान देंगे, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इनके कविताओं में, ठीक है ना।
आगे देखते हैं, ये हमारा पहला स्टेंजा क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए दूसरा स्टेंजा को देखते हैं। कह रहा है एज वी नो दैट किड्स, किड्स मीन्स जॉन किड्स, ठीक है ना। एज वी नो दैट किड्स was the great lover of nature, so he has described the beauty and characteristic spirit of autumn in a series of memorable pictures। ध्यान देंगे, जैसे कि हम किड्स जी को जानते हैं, जितना हम जानते हैं आप अभी जो हमने आपको बताया उसके आधार पर, और जो भी कुछ हमें पता है इसके आधार पर, ये सुंदरता के बहुत बड़े लवर हैं। देख लीजिए ना, ग्रेट लवर ऑफ नेचर, ठीक है ना। इसीलिए सो ही हैज डिस्क्राइब द ब्यूटी, इसीलिए इन्होंने सुंदरता को खूब बढ़िया से डिस्क्राइब किया है। एंड कैरेक्टरिस्टिक एस्प्रिट ऑफ ऑटम, और इन्होंने इतना ही नहीं, इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक एस्प्रिट को ऑटम के जो कैरेक्टरिस्टिक एस्प्रिट है इसको इन्होंने खूब बखूबी से बतलाया है। मतलब उनकी जो वे है, ऑटम की जो वे है, जैसे कि वो बात किए थे, हमने बतलाया था आपको कि ऑटम की ओड टू ऑटम के 3 पैराग्राफ है, जिनके पहला पैराग्राफ में उन्होंने फल की मैचुरेशन की बात की है, जबकि दूसरे पैराग्राफ में हमने आपको बतलाया कि उन्होंने जो फल की ग्लीनिंग के काम है, हार्वेस्टिंग की काम है, उसकी बात की है, जो बटोरने का, समेटने का। जबकि तीसरे में आपने देखा होगा कि उसकी एक म्यूजिक है, रिदम है, जिसकी वो बात करते हैं। कभी कभी यहाँ तक कि स्प्रिंग और क्या कहेंगे ऑटम, दोनों ऋतु की अपनी अपनी मधुर गान है, जिसकी तुलना कभी अपने शब्दों से बयां करते हैं। आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं। तो ये ऑटम के सारे एस्प्रिट, कैरेक्टरिस्टिक एस्प्रिट को इन्होंने बखूबी से वर्णन किए हैं। किन्होंने? जॉन किट्स जी ने। ध्यान देंगे, इन सीरियस मेमोरेबल पिक्चर, सॉरी सीरियस नहीं, सीरीज होगा, आई एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, सीरीज होगा, थोड़ा सा आई सेट भी लग रहा है कमजोर पड़ रहा है। हाँ, तो इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स, तो मेमोरेबल पिक्चर्स का इनका जितना सारा सीरीज है, उन सारे सीरीज में इन्होंने ऑटम के प्रत्येक कैरेक्टर को बखूबी उतार दिए हैं। ऐसा लग रहा है, देखिए ना, इनके उतारने का तरीका से आप ऑब्जर्व कीजिए, ऐसा लग रहा है इन्होंने एक बार बात करते हैं कि हु हैज़ नॉट सीन दाई, ऐसे करके एक लाइन है कविता का, जिसमें आप देखिएगा कि उसमें वो बात करते हैं कि आखिर कौन है जिसने इसको नहीं देखा है। किसको? ऑटम को। ऑटम इस वहाँ का जो जब आप क्रॉप्स को काट लेते हैं और फसल को कहाँ एकत्रित किया जाता है, या तो फार्म हाउस में एकत्रित किया जाता है या फिर ग्रेनरी फ्लोर पर एकत्रित किया जाता है, जहाँ पर उसे पीटा जाना वाला है, जहाँ पर उसके पूरे फसल को अलग किया जाना है, उस क्या कहेंगे जो फसल है उनसे, फसल के वृक्ष से, फसल के पौधे से फसल को अलग किया जाना है। जहाँ पर अलग किया जाता है जिस जगह पर, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेनरी फ्लोर। इज दैट क्लियर? आगे देखेंगे, एक्सहिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, एक्सहिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, खास करके जो नेचर की जो प्रिंसिपल है, जो प्रधानता है, उनको इन्होंने खूब बढ़िया से डिस्क्राइब किए हैं, उनके पिक्चर्स को आपके सामने ड्रॉ कर दिए हैं। इज दैट क्लियर? आगे थोड़ा सा और देखेंगे तो आप ढंग से समझ पाएंगे। चलिए, इन द प्रेजेंट पोएम एज ही सेज, देखिए ना, हमने लाइन भी यहाँ डाले हैं, जैसे कि इस वर्तमान कविता में जैसे वो कहते हैं, क्या कहते हैं, ये देखिए, सीजन्स ऑफ मिस्ट, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मिस्ट हो जाएगा, MIST, मिस्ट, ध्यान देंगे, ठीक है, MIST मिस्ट, आई होप इसे सही कर लेंगे आप। तो सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, जिस तरह से वो प्रथम लाइन में ही ये बात करते हैं कि ये जो सीजन है ऑटम का, उस सीजन में क्या होता है बाबू, तो एकदम मेलो फ्रूटफुलनेस, भरपूर, आनंदित, फला फूला, और जिसका प्रिय मित्र, क्लोज बोजम फ्रेंड, जिसको बोलेंगे जिगरी मित्र जो है, वो कौन है? सन है। कौन है? सन। किसका? ऑटम का। जो मैच्योर करता है किसको? उन फलों को। फलों में क्या कर देता है? तो फलों में जो है गुदाएं से भर देता है, फलों को पकने योग्य बना देता है। जब वो पकता है तो उसकी स्वाद हमें और भी मधुर और मिष्ट महसूस होती है।
मेवा के समान। आगे देखेंगे, जिसका मतलब, इस लाइन का मतलब नीचे हमने लिख भी दिया है, देखिए, विच मीन्स न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रोज ऑन ट्री, जिसका मतलब है कि नए नए पत्तियाँ और नए नए इसमें क्या हो जाएंगे, तो फल जो है सो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ध्यान देंगे, वैसे जब हम ऑटम की बात करते हैं तो कहते हैं पतझड़ ऋतु है, लेकिन ये इंग्लैंड की सरजमी पर लिखा गया कविता है, तो वहाँ के प्रकृति को ध्यान में रख के इन्होंने लिखे होंगे। उनका मानना है सितंबर से अक्टूबर के आसपास, नवंबर के आसपास ऐसे 2-3 महीना ही फसल को ढंग से ऐसे उगाया जाता है, जिसमें सेब, संतरा, फल में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, अंगूर की लताएं अंगूर आ जाती हैं। ये सब ज़्यादा दिन चलने वाली फलें नहीं होती है, ये मतलब एक ड्यूरेशन के अंतर्गत बाधित होते हैं। खैर, आगे समझते हैं, चलिए आगे देखिए, यहाँ हो गया है। हाँ, आगे कह रहे हैं, देयर इज नाइदर हीट ऑफ समर नॉर बिटरली कोल्डनेस ऑफ विंटर, सो नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर बिकॉज एवरीवेयर इन द नेचर रिमेन्स काम एंड कूल। कह रहे हैं कि देयर इज नाइदर हीट ऑफ समर नोर बिटरली कोल्डनेस ऑफ विंटर, इस ऋतु में ना ही ज़्यादा क्या होते हैं गर्माहट और ना ही ज़्यादा क्या होते हैं कोल्डनेस। सो नेचर को अगर आप ढंग से देखिएगा तो चारों तरफ एकदम आपको ब्यूटीफुल दिखेगा, ठीक है। एवरीवेयर बिकॉज एवरीवेयर इन द नेचर रिमेन्स काम एंड कूल, प्रत्येक जगह आपको नेचर एकदम शांत दिखेगा, रिमेन्स दिखेगा, कूल दिखेगा, काम दिखेगा, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। एक अलग अनुभूति होती है, एक अलग एहसास होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा। इन द फर्स्ट स्टेंजा, अभी पहला स्टेंजा शुरू ही होगा कविता के अकॉर्डिंग, हालांकि हमने समरी लिखने के अकॉर्डिंग उसको पैराग्राफ चेंज कर दिए जगह जगह पर, ताकि थोड़ा वो और भी आकर्षक लगे। और जब 5 नंबर का पूछता है, और मैंने इस व्यू से नहीं बनाया इस समरी को कि ये 5 नंबर का पूछता है, इतना क्यों दे दिए, इतना कैसे बच्चे याद करेंगे। आपको याद करने के लिए कौन कह रहा है, आप समरी को समझ जाइए, आप कविता को ढंग से समझ जाइए, ऑब्जेक्टिव कुछ देख लीजिए। एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा, एग्जाम में जो भी प्रश्न किया जाएगा, आप प्रत्येक का जवाब अपने से ही, खुद से ही ढूंढ पाएंगे, बशर्ते आप एक बार कविता को ना ढंग से पढ़िए, क्योंकि वो टेक्स्ट जो है ना, टेक्स्ट वो जड़ है, उसी से ये सब बना है। अगर टेक्स्ट ही नहीं पढ़ेंगे ढंग से तो हमें कुछ इस सब के बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाएगी, आप ऑब्जेक्टिव में भी फंस जाएंगे। आपसे पूछ देगा एक ऐसे करके क्वेश्चन था, रेटोरिकल क्वेश्चंस किसे कहते हैं, ऐसे करके जो वो पूछता है ना क्वेश्चन, हु हैज़ नॉट सीन, ऐसे करके जो क्वेश्चन है आपके कविता में, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग बोलते हैं रेटोरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये रिटोरिकल क्वेश्चंस बार बार पूछ दिया जाता है। तो अगर आप इसके बारे में जानकारी कब लेंगे, जब आप कविता को पढ़ेंगे। कविता को नहीं पढ़िएगा तो क्या जानकारी रहेगा आपके पास, समझ रहे। खैर, कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। सो इन द फर्स्ट स्टेंजा पोएट हैज डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द सन एंड नेचर। तो पहले ही स्टेंजा में कवि ने क्या किया है, प्राकृतिक और जो हमारे सन है सूर्यदेव, जिनके प्रकाश से इस संसार की प्रत्येक धरती खिल उठती है, अंधकार दूर हो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है और फलों में लालिमा छा जाती है, फल पकने लगते हैं, फल को अंदर तक, कोर तक पका दिया जाता है। वो किसकी मदद से, सिर्फ और सिर्फ इस सन की गर्माहट की वजह से। तो दोनों मदद करता है, प्राकृतिक और ये। तो ऋतु, एक ऋतु वेदर है जो समय समय पर अपना चक्रण काम करते रहते हैं, और जब इनका चक्र होता है तो ऐसे काम करते हैं, फिर इनका चक्र होता है तो ऐसे कार्य करते हैं। सो इन द फर्स्ट स्टेंजा पोएट हैज डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन सन एंड नेचर बिकॉज during this the sun helps a lot to the fruits and flowers to get the ripeness, and due to more juice honey in flowers, all the bees to gathering to take it from the flowers, ताकि क्या हो सके, तो इतना ज़्यादा वो मदद करते हैं फलों को, जो फलों को खूब ढंग से पकाया जा सके, और फ्लावर्स में क्या हो सके,
बहुत सारे बड जो है, कलियाँ जो है वो खिल सके और फल को एकदम ऐसे पका दिया जाए जिस फल का स्वाद न एकदम हनी के तरह लगे। हनी जानते हैं ना, शहद के समान। तो शहद हमें ऐसे प्राप्त होता है इसी ऋतु में खास करके, आप आगे ही पढ़ेंगे इस स्टेंजा में। तो जो मधुमक्खियाँ होती है, तो मधुमक्खियाँ को भी कैसे मिलेगा मधु? तो वो मधु भी इसको तभी मिलेगा जब वो मधुमक्खियाँ क्या करता हो, उनको फल क्या कहेंगे, फूल बहुत मिले, खिला हुआ फूल। तब वो फूलों पे बैठ के ढंग से उसके सारे रस को निचोड़ेगा और वो अपने सेल्स में जमा कर देंगे। आगे देखते हैं। टुगेदरिंग टू टेक इट फ्रॉम द फ्लावर्स, ये एक साथ बीज आ जाते हैं और भीड़ में, और उसे चूसने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। समझ रहे? चलिए थोड़ा सा अगला स्टेंजा देखते हैं। आई होप आप इसको समझ रहे ढंग से। तो ये फर्स्ट स्टेंजा का था। सेकेंड स्टेंजा में देखिए कवि ने क्या बात किया है। उसकी सारे जो कविता है, आपको हमने उस सारे चीज़ों को यहाँ पर लाइन बाय लाइन उतार दिया है। आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, मुझे लग रहा है। खैर देखते हैं, जो भी कठिनाई हो फिर आगे बात करेंगे। तो इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट एम्फेसिस ऑन द कैरेक्टरिस्टिक एक्टिविटीज ऑफ ऑटम एज द grains they sitting careless on a granary floor looking like a woman when the winnowing wind softly lifted her hair into the airs. In this autumn has shown as harvesting, ripening, थ्रेसनिंग और ग्लेनिंग etc। देखिए ना, सेकेंड स्टेंजा में हमने बात किया था कि वो बात करते हैं, इस कैरेक्टर पर जोर डालते हैं ऑटम के इस एक्टिविटीज़ पर, जिसमें क्या करना है, जो फसल है वो ग्रेनरी फ्लोर पर एकदम केयरलेस निश्चिंत बैठल है, और जो हवा का झोंका है ना, उनके बालों को इस तरह से, मतलब उनकी जो फसलें हैं, फसल को इस तरह से लहरा रहा है जैसे मानिए कि एक महिला बैठा है और उसका बाल क्या हो रहा है, विनोइंग विंड के साथ हिल रहा है। आगे देखेंगे, सॉफ्टली लिफ्टेड करता है, उसको ऊपर उठाता है हवा। ऐसा लग रहा है वोमैन व्हेन द विनोइंग विंड सॉफ्टली लिफ्टेड हर हेयर इनटू द एयर्स, हवा में उसके हेयर को क्या कर देता है, लिफ्टेड कर देता है। इन दिस ऑटम हैज शोन एज हार्वेस्टिंग, इस स्टेंजा में ऑटम को किसके रूप में दिखाया गया है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब जानते हैं, तैयार करना, फसल गेहूँ हम लोग तैयार करते हैं। रिपनिंग, ये भी एक प्रकार का पक जाता है तो बटोरना ही हो गया, इसमें ग्लेनिंग भी आ जाता है। थ्रेसनिंग भी जानते होंगे और ग्लेनिंग भी जानते हैं, etc। ये सब सिर्फ बटोरने और उसे घर ले जाने के क्रम की बात है। इसी में आपने देखा होगा कि एक महिला है, जो क्या किया जाता है, उस सेबों को ऐसे तोड़ के, देखेंगे आप, सेब को लाने वाला एक बर्तन होता है, एक थैला होता है, जो पीछे लेडीज़ लोग बांध लेते हैं ऐसे करके। इधर कम देखने को मिलेगा आपको, इंग्लैंड सब जैसे जगहों पर और कश्मीर सब जैसे जगहों पर देखने को मिलेगा, इंडिया में भी, जहाँ पर सेबों की बहुत ज़्यादा, वो इसलिए रखते हैं ताकि फल को आराम से तोड़ के, ताकि इसमें रख लिया जाए और कोई तरह की परेशानी भी ना हो। उसमें चोट वोट लगेगा तो वो क्या हो सकता है, जल्दी ही सड़ जा सकता है या डैमेज हो सकता है, इसके वजह से वो लोग ऐसे करते हैं। फिर उसे ले जाते हैं घर पर, खूब बढ़िया से उसे जूस निकालता है, ठीक है ना। वो देखिएगा तो देखते ही रह जाइएगा, उसकी जो साइट होती है, चमक होती है, एकदम कमाल का दिखता है। कभी इन सब चीज़ों को खूब बाखूबी तरह से वर्णन करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इन द थर्ड और फाइनल स्टेंजा, लास्ट है और ये थर्ड है, फाइनल स्टेंजा में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ऑटम इज सीन एज म्यूजिशियन। ऑटम को किसके रूप में दिखा दिया बाबू, म्यूजिशियन के रूप में। म्यूजिशियन मतलब वो जो म्यूजिक को प्रोड्यूस करता हो। विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑटम, जो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा हो, ऑटम के द्वारा, ठीक है। विच इज एज फॉलोइंग, जो इस रूप से फॉलो करता है। देखिए, इस ऑटम के गीत को भी सुनने के लिए ना सब नहीं समझ सकता है, इसको भी समझने के लिए क्या होनी चाहिए आपके पास, सेंस होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, सेंस ऑफ ऑर्गन्स होनी चाहिए। तो सेंस ऑफ ऑर्गन्स तो सभी के पास होते हैं, अप्लाई कितना करते हैं उस जगह पे ये भी जरूरी होती है। कुछ चीज़ें होती है जिसे बारीकी से ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है, ब्रेन को लगाना पड़ता है। देखिए, तो प्रोड्यूस्ड बाय द ऑटम विच इज एज फॉलोइंग्स, किस तरह से निकलता है वो म्यूजिक, ये देखिए। ब्लूम द सॉफ्ट डे डाइंग, जब फसलें काट ली जाती है फील्ड से, तो फील्ड में देखिएगा खुट्टी बच जाता है, ठीक है ना, काट लिया जाएगा तो। जब सूर्य डूब रहा होता है तो उसकी जो किरणें होती है, वो किरणें
ऐसी लालिमा बिखेरता है उस फील्ड पर, जो उस फील्ड को वो कैसा कर देता है, ध्यान देंगे, उस फील्ड को वो कैसा कर देता है, एकदम से वो उस फील्ड को ऐसे लगता है कि रंगों से भर दिया। कैसे? रंगों से, जो एकदम धीरे धीरे जो है सो ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, धीरे धीरे डूब रहा होता है, और उसकी जो सॉफ्ट किरणें होती है वो हमारे खेतों में इस कदर फैल जाता है, जैसे मानिए कि लालिमा की परत ने क्या कर दिया हो, उस फील्ड में बिछा दिया हो। टच द स्टेबल प्लेन्स, या देखिए ना, टच द स्टेबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू, वो जो पूरे एक रंग एक कलर में कर देते हैं, और ऐसा कलर एकदम रोजी ह्यू के समान, जिसमें आगे बात करते हैं। एक तो ये हमारे लिए मनमोहक हो जाती है, जो म्यूजिक अपने आप देखिए, म्यूजिक का भी धुन आप तभी ले पाएंगे जब आपके सामने ऐसी वातावरण हो। वातावरण रहेगा मारो चक्का वाला, लगाइएगा बढ़िया गाना भी, मोहम्मद रफ़ी का भी, तो उस समय आपको नहीं समझ में आएगा वो गीत क्या कह रहे हैं। तो कुछ गीत है जैसे ओल्ड सॉन्ग है, इसको सुनने के लिए आप बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो आप समझ में आएंगे। अकेले में निरंतर में सुनिएगा तो, और नहीं कि इसको अगर आप डीजे पे बजा के सुनिएगा तो इट मे बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एनीवे, कम टू द पॉइंट। सो पॉइंट इज दैट, उसके बाद उसी में वो बात करते हैं वेलफुल चुएर द स्मॉल गनेट्स मॉन रिवर स्वेलोज। तो उसमें वो बात करते हैं जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो वेलफुल आवाज़ करती है, चू 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 करके। इधर उधर देखिएगा, जैसे आप खेतों के बीच देखिएगा, कट जाएगा कभी धान, तो धान कटने के बाद जो खुट्टी होती है, उस खुट्टी में देखिएगा छोटे 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 कीड़े रहते हैं, गनेट्स इधर उधर करते रहते हैं, अमुन मुन कर, जैसे आप आगे आगे बढ़िएगा पाँव लेकर के, वो उड़ता जाएगा दोनों तरफ से, आप देखिएगा। आगे वो कह रहे हैं रिवर का जो स्वेलोज करना है, रिवर का जो बहना है वो ही, और इतना ही नहीं, आगे वो बात कर रहे हैं हेज क्रिकेट्स। यहाँ पर थोड़ा सा हेज क्रिकेट का स्पेलिंग मिस हो गया है, थोड़ा ध्यान देंगे। हेज क्रिकेट यानी ये जो है ना हट गया है, तो और ये भी है, तो HEDAG ऐसे कर दीजिएगा, हेज क्रिकेट्स। हेज क्रिकेट्स का मतलब यहाँ पर है हमारा झिंगुर से तात्पर्य है, किससे? झिंगुर। सब देखिए साइन सब में रहता है झिंगुर, हेज क्रिकेट झुन करके आवाज़ करेगा, ठीक है ना। तो वो बात करते हैं हेज क्रिकेट्स सिंग, वो क्या बात करते हैं? हेज क्रिकेट सिंग। ये भी गीत गाते हैं। द रेड ब्रेस्ट, ये इंग्लैंड की पक्षी है, थोड़ा ज़्यादा मान्यता दी जाती है वहाँ पर ऐसे पक्षी। हमारे यहाँ का अगर हम बात करेंगे जो राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो ऐसे मोर पे बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उनका भी यहाँ पर जो अगर बात करेंगे तो इस तरह से उनकी पक्षी है जो ज़्यादा मान्यता दी जाती है, रेड ब्रेस्ट विसल्स। तो वो बात कर रहे हैं रेड ब्रेस्ट जो पक्षी है वो विसल्स करती है, वो सीटी बजाती है। एंड गैदरिंग मतलब एक साथ एकत्रित हो जाना। एंड स्वेलोज देखिए, एक यहाँ स्वेलोज है, एक रिवर स्वेलोज है। रिवर स्वेलोज मतलब वो बहना था नदी का, जबकि ये स्वेलोज एक प्रकार की पंछी है जो ट्विटरिंग करते हैं। छोटे छोटे पंछी होते हैं, वो गार्डन के ऊपर आ जाते हैं और चहचहाने लगते हैं, घूमने लगते हैं। इन द स्काई etc which looks like a pleasant as the magic music of the autumn season। जिसे देख के ऐसा लगता है कि एकदम ये ऑटम सीजन का ना एकदम मैजिक है, जादूगर है। आए बात समझ में, जो जादू हम सब पर उड़ेल देता है, समझ में आए। अब यहाँ पर आप कंपेरिजन करिएगा कि सर इसमें स्प्रिंग का जो गीत है वो इसमें कहाँ है, तो भैया स्प्रिंग का अलग गीत है और इसका अलग गीत है, सबका अपना अपना गीत है। समझने हम सबके ऋतु में भी सबका एहसास ले सकते हैं। कमेंट पर आ जाते हैं, ये तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कमेंट देखिए, कह रहा है दिस पोएम इज़ रिमार्केबल। ये रिमार्केबल मतलब जो कभी मिटने वाला नहीं, एकदम रिमार्क कर दिया गया, नहीं समझे, एवर फिक्स्ड मार्क होता है ना, फिक्स कर दीजिए, कभी नहीं मिटेगा। तो ये कविता काफ़ी रिमार्केबल है फॉर इट्स रिचनेस ऑफ इमेजनरी। किसको लेकर के? खास करके इनकी जो इमेजनरी है, जो कल्पना की दुनिया, जो कल्पना करने की दुनिया है, उस कल्पना करने की दुनिया से बड़ा ही आकर्षक है। Which is looking like a feast of sight song, जो हमें अत्यधिक क्या लग, तो वो बात करते हैं ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मानिए कि क्या हो, फीस्ट ऑफ साइट सॉन्ग, ठीक है ना। तो फीस्ट ऑफ साइट सॉन्ग मतलब आप ये समझ लेंगे कि जो दावत होती है, जो भोज होती है, जो किसी की ऑर्गेनाइजेशन या पर्व या त्यौहार में होती है, उसकी जो दावत होती है, जो रात की खाना होती है, कितना डिलीशियस होता है।
ठीक उस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि इस ऋतु में प्रत्येक चीज़ इन्वॉल्व है, खाना की हर एक आइटम मौजूद है। आया बात समझ में, जिससे हमें एहसास होता है उसकी एक इमेजनरी तक हम पहुंच पाते हैं। आई होप आप इस कविता को ढंग से समझ पाए होंगे। अगले क्लास में हम इसका ऑब्जेक्टिव भी कर देंगे और पिछले वाला जो भी छूट गया उसको भी हम कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।